हेलो फैमिली, आज मैं आप लोगों के लिए सेकेंड ईयर के पूरे सिलेबस से मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तर क्वेश्चन आंसर लेकर आई हूँ, जो कि बीए, बीएससी, बीकॉम तीनों डिपार्टमेंट वालों के लिए है और ये पूरे 35 नंबर के अंक के पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं वो कौन कौन से हैं। पहला, चोरी और प्रायश्चित निबंध का सारांश लिखिए। दूसरा, मोती की बूंदों के उस प्रेम बाण ने मुझे बेद डाला, उक्त वाक्य की विवेचना कीजिए। तीसरा, आचार्य नरेंद्र देव ने युवकों के लिए कौन कौन से विचार अभिव्यक्त किए हैं, स्पष्ट कीजिए। चौथा, युवा शक्ति पर निबंध लिखिए। पांचवा, मातृभूमि के महत्व को स्पष्ट कीजिए। छठवां, मातृभूमि निबंध में वर्णित भारत के स्वरूप की विवेचना कीजिए। सातवां, देश की आजादी के आंदोलन में डॉक्टर खूबचंद बघेल के योगदान पर प्रकाश डालिए। आठवां, संभाषण कुशलता निबंध। प्रश्न क्रमांक पहला में है, चोरी और प्रायश्चित निबंध का सारांश लिखिए। उत्तर, राष्ट्रपति महात्मा गांधी कुशल अध्येता, साहित्य प्रेमी, कुशल विचारक और एक सफल लेखक भी थे। भारत में उन्होंने नवजीवन नामक मासिक पत्रिका प्रकाशित की। आगे चलकर इनका हिंदी प्रकाशन भी प्रारंभ हुआ। उन्होंने सत्य के प्रयोग आत्मकथा का लेखन किया। इसी आत्मकथा का अंश चोरी और प्रायश्चित महात्मा गांधी ने समस्त विश्व की सत्य, अहिंसा, त्याग का पाठ पढ़ाया। जीवन परिचय। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात राज्य के पोरबंदर नामक स्थान में हुआ। उनकी आरंभिक शिक्षा गृह क्षेत्र में हुई। मोहनदास का लालन पालन वैष्णव मत में रमे परिवार में हुआ। 1887 में मोहनदास गांधी ने बॉम्बे मुंबई यूनिवर्सिटी से मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की, किंतु वकालत की शिक्षा के लिए वे विलायत गए। स्वदेश लौटकर उन्होंने वकालत शुरू की। सत्यनिष्ठा और राष्ट्रभक्त होने के नाते वे राष्ट्रीय आंदोलन में कूद पड़े। अहिंसा को अपना अस्त्र बनाकर सत्य के मार्ग में चलते हुए उन्होंने अंग्रेजों से अहिंसात्मक लड़ाई लड़ी। भारत की स्वतंत्रता कराने में उन्होंने अपनी अहम भूमिका निभाई। 30 जनवरी 1948 को गोली लगने से उनका स्वर्गवास हुआ। चोरी क्या है? जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की अनुमति के बिना उसकी चल संपत्ति को बेईमानी पूर्वक अपने पास रख लेता है और अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए किसी अन्य की चल संपत्ति को अपना अधिकार जताना चोरी कहलाता है। किसी कार्य को छिपाकर करना भी चोरी है। प्रायश्चित, जब अपने किसी व्यवहार से सामने वाले को ठेस पहुंचे या पीड़ा हो, उस भाव को महसूस करना और भूल को सुधारने के लिए प्रयास करना प्रायश्चित है। मन में पीड़ा का भाव उत्पन्न होना और अपनी गलतियों की क्षमा याचना करना भी प्रायश्चित है। चोरी और प्रायश्चित अंश का उद्देश्य। महात्मा गांधी द्वारा रचित उनकी आत्मकथा के अंश में यह स्पष्ट होता है कि गांधी जी सत्य की आराधना करते थे। अपने जीवन के महत्वपूर्ण भाग में जब उनके भीतर नशे की महत्वाकांक्षा उद्घटित हुई तो उन्होंने चोरी का मार्ग अपनाया। कुविचार, उतावलापन, झूठ बोलना, द्वेष करना आदि, किसी का बुरा चाहना, संसार की आवश्यक वस्तुओं को अपनाने के लिए हिंसा का मार्ग चुनना, आत्महत्या का प्रयास करना, ये सारे विचार युवा मन में उठना स्वाभाविक है। पर इन भावों को उनके दूरगामी परिणामों पर यदि समय रहते विचार कर लिया जाए तो सारे मार्ग गलत नजर आते हैं। जीवन दर्शन के गुण रहस्य को इस अंश में बखूबी व्याख्यायित किया गया। गलती पर पछतावा करना और अपनी गलती को स्वीकारना सहज नहीं, पर प्रायश्चित के माध्यम से गलती को सुधारने का प्रयास अवश्य किया जा सकता है। आत्महत्या का विचार करना आसान है, इसलिए ऐसे विचार बहुत आसानी से मानव मस्तिष्क में आ जाते हैं, पर इस विचार के मन में आने की वजह ही हमारी अनावश्यक आवश्यकताओं की पूर्ति की चाहत है। यदि हम मन को संयमित रख विचार करें तो गलत राह हमें अपनी ओर आकर्षित नहीं करेगी। प्रायश्चित वो माध्यम है जिससे मन में उठी पीड़ा का हल पाया जा सकता है। अब प्रश्न क्रमांक दूसरा देखेंगे। मोती की बूंदों के उस प्रेम बाण ने मुझे बेद डाला, उक्त वाक्य की विवेचना कीजिए। उत्तर, मोती की बूंदों के उस प्रेम बाण ने मुझे बेद डाला, उक्त वाक्य गांधी जी के मुख से अपने पिताजी के प्रेम आंसू देखकर निकला। पिता पुत्र के रिश्ते की प्रगाढ़ता को अभिव्यक्त करता यह कथन प्रेम से सराबोर है। गांधी जी ने अपनी गलतियों का प्रायश्चित करने का निश्चय किया। अपनी गलतियां स्वीकार करने से कोई मनुष्य छोटा नहीं हो जाता है, लेकिन गलतियों को छुपाने से प्रत्येक पल भय अवश्य बना रहता है कि गलती पकड़ लिए जाने पर सजा अवश्य मिलेगी। गांधी जी ने अपना चोरी करना स्वीकार किया। पिताजी के सम्मुख मुंह से अपनी गलती बोलने की हिम्मत नहीं बन पाई, इसलिए पिताजी को पत्र लिखा। मौखिक रूप से नहीं तो लिखित रूप से अपनी बातों को
कहा जा सकता है। गांधी जी ने चिट्ठी में लिखकर अपने पिछले दिनों में कई किए गए अपराध को स्वीकार किया। 12-13 वर्ष में झूठी बीड़ी की चोरी, नौकर की जेब से पैसों की चोरी और 15 वर्ष के उम्र में भाई के सोने के कड़े के एक टुकड़े की चोरी कर बेचकर कर्ज अदा किया जाना, इन सभी बातों को लिखकर अंत में पिताजी के लिए विनती पूर्वक यह लिखा, मेरे इस अपराध से आप स्वयं को दोषी न माने और दुखी न हो। मैं भविष्य में ऐसा फिर नहीं करूंगा, यह प्रतिज्ञा करता हूँ। पिताजी को पत्र देकर स्वयं उनके सामने बैठ गए। पत्र पढ़ते ही उनकी आंखों से मोती टपकने लगे। उनको देखकर मैं भी रोने लगा। उस पल के अश्रु जल से मैं शुद्ध बन गया। अश्रु में भी प्रेम अनुभव होता है, इस बात को कोई अनुभवी मनुष्य ही समझ सकता है। उक्त घटना को गांधी जी शुद्ध अहिंसा की संज्ञा देते हैं। गांधी जी ने झूठ बोलना, द्वेष करना, किसी का बुरा चाहना, कुविचार आदि को हिंसा माना है। गांधी जी ने सच को छुपाकर हिंसा की थी, अतः वे इसका प्रायश्चित करना चाहते थे। पिताजी ने गांधी जी को माफ कर दिया, इसकी प्रमाणिकता उनके आंखों से बहने वाले अश्रु थे। इतने गांधी जी ने कहा कि मोती की बूंदों के उस प्रेम बाण ने मुझे बेत डाला। प्रश्न क्रमांक 3, आचार्य नरेंद्र देव ने युवकों के लिए कौन कौन से विचार अभिव्यक्त किए, स्पष्ट कीजिए। उत्तर, आचार्य नरेंद्र देव ने इस निबंध में पुरानी पीढ़ी की तुलना में नव युवकों की नई पीढ़ी को अधिक महत्व देते हुए उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। आचार्य जी के विचार में युवक शक्ति के भंडार होते हैं। उनमें साहस, शौर्य और पराक्रम अर्थात कुछ कर दिखाने की भावना बड़ी प्रबल होती है। वे नूतन समाज की रचना करने तथा प्रचलित सामाजिक पद्धति को तोड़ने में समर्थ होते हैं। युवकों के सहयोग के बिना समाज में किसी प्रकार का क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। युवक आदर्श प्रिय, निर्भीक, साहसी और लगनशील होते हैं। युवकों की दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता यह होती है कि वे परिस्थितियों एवं परिवेश के अनुकूल अपने को बदलने और समायोजित करने में सक्षम होते हैं। वे भावप्रवण भी होते हैं। उनमें सांसारिक विषयों के प्रति अधिक मोह ममता भी नहीं रहती, इसलिए वे सामाजिक हित के लिए सर्वोच्च त्याग करने के लिए भी शीघ्र प्रस्तुत हो जाते हैं। आचार्य नरेंद्र देव के विचार में युवकों में पुरानी परंपराएं और जर्जर हो गई रूढ़ियों के प्रति अधिक आसक्ति नहीं रहती, अतः वे नवीन दर्शन और क्रांतिकारी विचारों को अपनाने के लिए अधिक उत्सुक रहते हैं, जो नए समाज के निर्माण के लिए आवश्यक है। समाज के सम्मुख ऐसे श्रम में निष्ठा रखने वाले समाज को आदर्श रखा जाए तो आदर्श और व्यवहारिक हो, यह कार्य भी युवक ही कर सकते हैं। वे अपने उदाहरण द्वारा समाज के साधारण लोगों में भी त्याग एवं आत्मानुशासन का भाव जगा सकते हैं। प्रत्येक समाज की भी यह स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है कि वह नई परिस्थितियों के अनुरूप अपने आचरण और व्यवहार को बदलने लगता है। इसके बिना सामाजिक सामंजस्य और एकाग्रता नष्ट होने लगती है। यह कार्य केवल नई पीढ़ी के नव युवकों द्वारा ही संभव है। इसलिए लेखक महोदय ने नव युवकों को भविष्य के निर्माण के लिए आलोक स्तंभ की संज्ञा दी है। प्रश्न क्रमांक 4, युवा शक्ति पर निबंध लिखिए। उत्तर, समाज के उत्थान में युवकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सामाजिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों में बदलाव युवकों के द्वारा ही आता है। नूतन समाज के आरंभ प्रायः युवक होते हैं। युवक साहस, शौर्य, तेज और त्याग से परिपूरित होते हैं। वह हमेशा आत्म बलिदान के लिए तैयार रहते हैं। युवक किसी भी नए आंदोलन एवं नई संस्था के जनक होते हैं। उनमें संगठन की अद्भुत क्षमता होती है। वे अक्षय ऊर्जा के स्रोत होते हैं। युवकों में नेतृत्व क्षमता होती है। वे शीघ्र ही अधिकार रूढ़ हो जाते हैं। वे सदैव परिवर्तन के इच्छुक होते हैं, जिसके कारण पुरानी पीढ़ी की आलोचना के केंद्र बिंदु होते हैं। समाज को चाहिए कि वे युवकों को जिम्मेदारी दें, उन्हें महत्व के पदों पर बैठाएं। पुरानी पीढ़ी को अपने उत्तराधिकारियों को परिशिक्षित करना चाहिए, उनका विरोध नहीं करना चाहिए। देश की भागदौड़ संभालने के लिए उन्हें प्रशिक्षित करना चाहिए। युवकों की शक्ति का उपयोग रचनात्मक कार्यों में करना चाहिए। किसी भी राष्ट्र का निर्माण युवकों द्वारा ही होता है। सामाजिक बुराइयों एवं कुरीतियों का विरोध भी सर्वप्रथम युवक ही करते हैं। लोकतंत्र की स्थापना में युवकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। युवकों को गैर जिम्मेदार एवं
उच्च श्रृंखल होने से भी बचाना होगा। उनमें जोश होता है किंतु होश नहीं, अतः उनका मार्गदर्शन करना वृद्धों का दायित्व है। अंततः हमें मानना ही होगा कि आज भी किसी भी समस्या का समाधान युवकों के बिना समुचित रूप से नहीं हो सकता। प्रश्न क्रमांक 5, मातृभूमि के महत्व को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, भारत भूमि मातृभूमि है। हमें इसे अपनी जननी कहने में गर्व का अनुभव होता है। असाधारण विद्वानों की जन्मदात्री कला और साहित्य तथा विज्ञान की उन्नति में सर्वोच्च शिखर पर पहुंची है। भारत भूमि की महिमा का वर्णन देवता भी अपने गीतों में गाते हैं कि वे लोग धन्य हैं जिन्होंने भारत भूमि में जन्म लिया है। भुवन मनमोहिनी, सुब्रत तुषार करिटिनी, निर्मल सूर्य के करोजल धरणी, जनक जननी हो, वे वसुंधरा आपका और हमारा संबंध नवीन नहीं, क्योंकि आप ही हमारे पूर्वजों की दात्री हो। नील सिंधु और निश तुम्हारे चरण तल को पखारते हैं। जलद कमल में खिले तुम्हारे अंबर को समुद्रो नील विकम्बित करते हैं। यहीं पर सर्वप्रथम ज्ञान रूपी सूर्योदय हुआ है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम योगेश्वर कृष्ण ने जहाँ अवतार रूप में जन्म लिया है, हरिश्चंद्र राजा दर्धीची सीवी जैसे महापुरुषों का यहाँ आविर्भाव हुआ, जिन्होंने सत्य पालन वचन की रक्षा हेतु अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। अनेक महाकाव्यों यथा रामायण महाभारत वेदों की भी यहाँ पर रचना की गई, जिन्होंने देश देशांतरों को संस्कृति के ज्ञान के आलोक से प्रकाशित किया, क्योंकि जीवन के विटप का पुष्प संस्कृति है। सामदेव की उत्पत्ति यहीं पर तत्वोपन में हुई। ज्ञान और धर्ममयी काव्य गाथाएं आरंभ में आपके ही वन भवनों में प्रचारित हुई। ऐसी महिमामयी चिर कल्याणदानी भारत माँ की जय हो, उसे शत शत नमन। प्रश्न क्रमांक 6, मातृभूमि निबंध में वर्णित भारतवर्ष के स्वरूप की विवेचना कीजिए। उत्तर, संपूर्ण भारत भूमि ही हमारी मातृभूमि है। मातृभूमि के स्वरूप स्पष्ट करते हुए उन्होंने लिखा है, जिसके भाल पर कश्मीर जन्मा, कुमकुम केसर का तिलक है, जिसके हृदय पर जन्हू तन्या की एकावली है, जिसके चरणों में भक्ति धर्म के सिंहल प्रणाम करता है, जिसके चरणामृत का महोदधि नित्य पालन करते हैं, उस माता के स्वरूप को जानने की किसी इच्छा न होगी, जिसके रक्षक स्वयं शैलराज हिमवंत हैं, जहाँ सरस्वती नदी बहती है, जहाँ सिंध और ब्रह्मपुत्र शैलराज के अमृत संदेश को आघात सागर के समीप मंत्रणा के लिए ले जाते हैं, जहाँ मरु स्थल और डंडा कारण्य जैसे रम्य प्रदेश हैं। मातृभूमि की परिकल्पना करते हुए वासुदेव शरण अग्रवाल भारत भूमि की किसी भी महत्वपूर्ण चीज को नहीं भूलते हैं। विविध धर्म, विभिन्न संस्कृतियाँ, वैविध्यपूर्ण इतिहास, सुरमय प्राकृतिक वातावरण, नदियाँ, राजधानियाँ, देवी देवता, महापुरुषों की गौरव गाथा, विविध पर्वत, मानसरोवर, राक्षस ताल, कपिला धेनु आदि तत्व मिलकर भारत भूमि को मातृभूमि बनाते हैं। भारत भूमि पर अनेक गौरव ग्रंथ, वेद, पुराण, उपनिषद, अरण्यक, रामायण, रामचरितमानस एवं सूरसागर जैसे महान ग्रंथ लिखे गए, जो कि मातृभूमि का गौरव बढ़ाते हैं। इसी मातृभूमि पर राम एवं कृष्ण ने जन्म लिया। जैन तीर्थकर श्री पारश्वनाथ, पंडित राज जगन्नाथ, महाकवि तुलसीदास, ऋषि गौतम, महान वैज्ञानिक आर्यभट्ट, महाकवि विद्यापति, नल और दमयंती, श्री हेमचंद, नरसिंह मेहता, सम्राट चंद्रगुप्त, संत ज्ञानेश्वर, समर्थ गुरु रामदास, छत्रपति शिवाजी, आत्मा बुद्ध, श्री शंकर, वाचस्पति मिश्र, मधुसूदन भारती, चरक, सुश्रुत, महाराजा पुरु, राम सामदेव, आनंदपाल, विशल देव, रणजीत सिंह, हरि सिंह नलवा, शांतनु, गांगेय भीष्म, पांडव, महाराणा प्रताप आदि महापुरुषों ने अपने अपने क्षेत्रों में कीर्ति पताका फहराकर मातृभूमि का गौरव बढ़ाया। असामान्य विद्वान जनों को उत्पन्न कराने वाली कला, साहित्य और विज्ञानों में उन्नति की चरम सीमा को पहुंची हुई भारत भूमि के विषय में देवता भी गीत गाते हैं। ऐसी महान मातृभूमि को शत शत प्रणाम। प्रश्न क्रमांक 7, देश की आज़ादी के आंदोलन में डॉक्टर खूबचंद बघेल के योगदान पर प्रकाश डालिए। उत्तर, छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र प्रतिभा के धनी डॉक्टर खूबचंद बघेल का जन्म
19 जुलाई सन 1900 में रायपुर जिला के ग्राम पथरी में हुआ। इनके पिता का नाम जुड़ावन प्रसाद तथा माता का नाम कितकी बाई था। वे बचपन से ही खेतीहर परिवार से संबंधित रहे। ग्राम पथरी में ही उनकी आरंभिक शिक्षा हुई तथा उच्च शिक्षा हेतु वे रायपुर आए। गवर्नमेंट हाई स्कूल रायपुर से शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात डॉक्टरी की शिक्षा प्राप्त करने हेतु नागपुर चले गए और LMP की परीक्षा उन्होंने सन 1923 में उत्तीर्ण की। सन 1930 में गांधी जी के प्रभाव से प्रभावित होकर उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी तथा स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। इस क्रम में कई बार उन्हें जेल यात्रा करनी पड़ी। सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भी उनकी सक्रिय भूमिका रही। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात वे अपने अनेक बार विधानसभा के सदस्य चुने गए। सन 1967 में छत्तीसगढ़ मातृ संघ का गठन हुआ और डॉक्टर बघेल उसके प्रथम अध्यक्ष बनाए गए। 22 फरवरी सन 1969 को दिल्ली में छत्तीसगढ़ के इस माटी पुत्र ने अपनी अंतिम सांसें ली। आचार्य कृपलानी, देशबंधु चित्तरंजन दास, लाला लाजपत राय जैसे शीर्ष नेताओं के संपर्क में आने का सौभाग्य इन्हें प्राप्त हुआ। समाज सुधारक के रूप में इनका नाम सर्वदा अमर रहेगा। गांधी जी से प्रेरणा लेकर अछूतोद्धार, शराबबंदी आदि आंदोलनों को उन्होंने जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया। ऊंच नीच नाटक लिखकर जगह जगह पर उन्होंने इसका मंचन किया तथा समाज में उच्च नीच के भेद को मिटाने का भरपूर प्रयास किया। हरि ठाकुर के शब्दों में उनका एकमात्र लक्ष्य था छत्तीसगढ़ के सोए स्वाभिमान को जगाना, उसकी गौरव गरिमा को उजागर करना तथा उसे शोषण, अन्याय और दमन से मुक्त करना। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में डॉक्टर बघेल की भूमिका अति महत्वपूर्ण रही। सन 1920 में नागपुर में आयोजित कांग्रेस के अधिवेशन में इन्होंने सहभागिता दिखलाई। सन 1923 में झंडा सत्याग्रह में भाग लिया। नागपुर गए। सन 1930 में नमक सत्याग्रह आंदोलन में भाग लिया। नौकरी तक से वे त्याग पत्र दे दिए। सन 1933 में जब गांधी जी रायपुर आए तो उनसे प्रभावित होकर डॉक्टर बघेल अछूतोद्धार में सक्रिय हो गए। सन 1942 में मुंबई अधिवेशन के बाद वे भूमिगत हो गए, परंतु बाद में वे गिरफ्तार हो गए। इस प्रकार स्पष्ट है कि डॉक्टर बघेल ने अपने जीवन का बसंत न्योछावर करके भी राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेते रहे। प्रश्न क्रमांक 8, संभाषण कुशलता निबंध को संक्षेप में समझाइए। उत्तर, कुछ मनुष्य बातचीत करते समय अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करते हैं। यह अच्छी बात नहीं है। बातचीत में आत्म प्रशंसा करना गलत है। इस समय निम्न बातों पर ध्यान देना आवश्यक है। सच्चाई, झूठ बोलकर हम दूसरों का नुकसान करते हैं, लेकिन इस झूठ से हम अपना भी भारी नुकसान करते हैं। अपने झूठ बोलने के स्वभाव के कारण हम दूसरों की दृष्टि में घृणा के पात्र बन जाते हैं। फलस्वरूप झूठे व्यक्ति से कोई मनुष्य संबंध नहीं रखता है और सभी संबंध टूट जाते हैं। ऐसे में कोई भी मनुष्य दुख के समय हमारा साथ नहीं देता है। हमारे दुख में दुखी होने के बजाय दूसरा मनुष्य सुख का अनुभव करता है। अतः अपने स्वार्थ का त्याग कर सच बोलने का प्रयत्न करना चाहिए। दूसरा, समय और समाज की आवश्यकता। समय और समाज की आवश्यकता के अनुसार बातचीत होनी चाहिए। वर्तमान परिस्थिति के अनुरूप विषय का चयन आवश्यक है। प्रचलन में जो विषय है उस पर बोलना या ध्यानपूर्वक उसे सुनना श्रेयस्कर है। बातचीत के दौरान पहले विषय की समाप्ति के बाद ही दूसरा विषय पर बोलना चाहिए। जबरदस्ती बीच में नए विषय पर बोलना बातचीत में व्यवधान खड़ा करता है। इसी तरह विषय का चुनाव व्यक्ति आधारित, समय आधारित, समाज आधारित होना जरूरी है। तीसरा, भाषा की सरलता तथा सौंदर्यता। भाषा के माध्यम से ही हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। भाषा की क्लिष्टता संप्रेषण में व्यवधान उत्पन्न करता है। बातचीत करते समय दोनों पक्षों को सरल भाषा का चुनाव करना चाहिए। दोनों पक्ष को आसानी से समझ में आने वाली भाषा का प्रयोग बातचीत में करना चाहिए। इससे भाषा संबंधी उत्पन्न होने वाले अवरोध से बचा जा सकता है। भाषा में सौंदर्य प्रदर्शन के लिए उत्तरोत्तर अलंकार के प्रयोग से बचना चाहिए। सरल शब्दों से
जिस बात की अभिव्यक्ति होती है वहाँ उच्च भाषा का क्लिष्ट भाषा सौंदर्य का प्रयोग नहीं होना चाहिए। इससे भावों का रसीलापन चला जाता है। जैसे विधवा स्त्री का चमक धमक के साथ वर्णन संभव नहीं है। यह एक सोचने का विषय है कि विधवा स्त्री के साज श्रृंगार को कैसे चमक दमक के साथ प्रस्तुत किया जाए। विधवा स्त्री के वर्णन में शालीनता सौम्यता शब्द अधिक उपयुक्त है, न कि चमक दमक। चौथा, शिष्ट आनंदवर्धक भाषण शैली का प्रयोग। दूसरों के दिल को चोट पहुंचाने वाली बातें नहीं करना चाहिए। अपनी बातचीत में दूसरे व्यक्ति को तुच्छ दिलाने वाले शब्दों से परहेज आवश्यक है। हमेशा ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति शोक की बातें करता है एवं अपने स्वभाव के अनुकूल आडंबर युक्त अपनी प्रशंसा और दूसरों की निंदा करता है, परंतु ऐसा नहीं करना चाहिए। भगवान ने हमें यह अधिकार नहीं दिया है कि दूसरे का समय हम अपनी शोक भरी बातें सुनाकर व्यर्थ कर दें। ऐसी बातों को मलिन कहा जाएगा। अपनी जिह्वा पर लगाम कसना आवश्यक है। जिस प्रकार से जंगली जानवरों की लगाम ढीली कर देने से उन्हें वश में करना मुश्किल हो जाता है, उसी प्रकार से अपनी जिह्वा पर लगाम न लगाने से अनर्गल और व्यर्थ शब्दों का प्रयोग अधिक होता है। शिष्ट शब्दों का प्रयोग आनंद के साथ ही सम्मान दिलाने में सहायक है। हमारा उत्तर यहीं समाप्त हुआ। अगर आपको हमारे चैनल से हेल्प मिलती हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।